कवि कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे कबीरदास जी हैं, नानक देव जी हैं, ये ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आएंगे। और जो तुम्हारे प्रेमाश्रय शाखा है, प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी, समझ गए, कुतुबन मंजन ये सब उसमें आते हैं। तो वहां पर क्या है, प्रेमाश्रय शाखा सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, सूफी काव्यधारा। तो इस तरीके से ये तुम भक्ति काल को समझ लीजिए। भक्ति काल फिर से इसको रिवाइंड कर लीजिए। भक्ति काल दो भागों में पहले बांटा गया है। कौन कौन से अभी हमने बताया, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत दो, पहले नंबर में क्या बताया, सगुण के अंतर्गत दो काव्यधाराएं हैं। कौन कौन सी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। उसके बाद में निर्गुण के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ये इस तरीके से इसको याद करिए। जिन्होंने राम काव्य की रचना की है वे रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत कवि आते हैं। उनमें प्रमुख है तुलसीदास। और उसके बाद में जिन्होंने कृष्ण काव्य की रचना की है वो कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं, जिनमें प्रमुख है सूरदास। सूरदास की और क्या विशेषता है, हमने भी बताया किसके लिए प्रसिद्ध है, सूरदास किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, वात्सल्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी शाखा कौन है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कौन आते हैं, प्रमुख कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास। और उसके बाद में प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जिनको क्या कहा जाता है, सूफी काव्यधारा भी इसको कहते हैं। और उसमें प्रमुख कवि एक सबसे ज्यादा है कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। वैसे कई हैं पर मलिक मोहम्मद जायसी क्या लगे, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख काव्य क्या है, प्रमुख एक महाकाव्य है उनका लिखा हुआ, कोई बता सकता है, पद्मावत। वैसे उनका पद्मावत है, अथरावट है, समझ गए, पद्मावत महाकाव्य है, समझ गए, ये किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद में दूसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को और किस नाम से जानते हैं, रीतकाल के नाम से जानते हैं। रीतकाल के प्रसिद्ध कवि का नाम बताओ, रीतकाल के प्रसिद्ध कवि कौन है, इधर कोई बता सकता है। अच्छा भाई, अभी एक प्रश्न आया था परीक्षा में, सतसई आया था, सतसई के लिए कौन प्रसिद्ध है, तुम लोग अपने आप ही बताओगे, हमें पता है सतसई। अब यहाँ बता रहे हो बिहारी लाल, परीक्षाओं में बहुत से बच्चों ने नहीं लिख पाया, लिखा था नहीं लिख पाया, तो क्या है, सतसई सतसैया के दोहरे जो नावत के तीर, देखन मां छोटे लगे घाव करे कबीर। दुआ याद करिए, कभी बोल नहीं सकते हो। और एकमात्र रचना बिहारी सतसई, एकमात्र रचना से ही बिहारी महाकवि की श्रेणी में आते हैं, समझ गए। और ये रीतकाल के प्रमुख कवि, समझ गया। केशवदास भी रीतकाल के प्रमुख कवि हैं और केशवदास कठिन काव्य के प्रेत के लिए प्रसिद्ध है, समझ गए। उसके बाद में, इसके बाद में चौथा काल आधुनिक काल। ठीक है, तो आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल जो है उसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समझ गए, इसको क्रम से फिर पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके से छायावाद, छायावाद की बात करते हैं। छायावाद के बारे में भी पूछा जाता है। छायावाद के प्रमुख दो कवियों के नाम बताओ। हाँ, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। वैसे जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, समझ गए। महादेवी वर्मा इस काल की छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं, जयशंकर प्रसाद। अच्छा, महादेवी वर्मा के कोई दो रचनाओं के नाम कितने लोग बता सकते हैं, हाथ ऊपर उठाइए। सिर्फ दो बच्चे हैं इसमें ना भाई, गलत बात है। महादेवी वर्मा तुम्हारे कोर्स में भी चलती हैं, उनका पाठ चलता है। बताइए कौन सा पाठ चलता है, पता है कौन सा, वर्षा सुंदरी। महादेवी वर्मा का पाठ चलता है। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद किया नहीं याद किया, और बहुत महत्वपूर्ण है उनका जीवन परिचय याद करिए। और उसमें जो आया है
उनकी जो रचनाएं हैं, जब रचनाएं याद होंगी तो ये अगर जीवन परिचय नहीं जिस कवि का पूछा गया उसकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से उनकी भी रचनाएं आती है। यामा है, अतीत के चलचित्र है, समझ गए, गिल्लू है, ये उनके रचनाएं, ठीक है। ये छायावाद की है। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? छायावाद इन कवि के नाम से, मतलब जिनके हिसाब से पढ़ा तो जयशंकर प्रसाद इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है। अब ऐसे सुमित्रानंद पंत को और क्या कहा जाता है? इनके लिए बहुत सी चीजें ये याद रखिए, बहुत जरूरी। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कभी भी तो उसको सीधे से लिख दीजिए, सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है, समझ गए। तो ये अब एक चीज और है, कुछ देखिए यहाँ पर हम काल के साथ साथ ये भी तुम्हें बताते हैं कि कुछ कवियों की कुछ विशेषताएं हैं। अब जैसे निराला है, निराला किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध। छंद तुमने पढ़े हैं, छंदों को पढ़ते हो, दुआ चौपाई छोटा रोला छप्पा कुंडलियां, जो ये सभी छंद हैं। मगर छंदों से अलग हट करके उन्होंने जैसे रचना लिखी, कोई उस छंद का कोई वो नहीं है, वो मुक्त छंद कहा जाता है। यानी उन्होंने अपना बात को कहा है, कविता के माध्यम से कहा है। यानी वो गा करके तुम पढ़ पाओ तो गा करके पढ़ो, नहीं गा करके पढ़ जाओ। ऐसे ही हुआ तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, समझ गए। तो इस तरीके से उन्होंने वो एक क्रांतिकारी कवि कहे जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए ये भी प्रसिद्ध है कि वो एक क्रांतिकारी कवि कहे जाते हैं। और वो क्या है, एक जो मतलब ऐसे कवि जिन्होंने एक अलग छंद की रचना की, एक अलग छंद उनके लिए प्रसिद्ध, उनको कहा जाता है मुक्त छंद के वो प्रणेता कहे जाते हैं, जन्मदाता कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे और कुछ ज्यादातर पूछी जाती हैं कौन सी रचनाएं, जैसे गेहूं बनाम गुलाब, हाँ, राम वृक्ष बेनीपुरी, उस दिन बताया था हमने, राम वृक्ष बेनीपुरी है, चिता के फूल, ज्यादातर ये रचना पूछी जाती हैं, चिता के फूल। तो याद रखने की हमने वो भी बताई थी, तुम्हें ऐसी रचनाएं जो है ऐसी पूछी जाती है, याद रखिए। चिता के फूल, फूल और गुलाब गेहूं किसमें लगते हैं? वृक्ष में लगते हैं, याद रखिए, ये कभी भूल नहीं सकते हो तुम, है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं। तो ये पूरा हिंदी का साथ। अब की बार में जब भी पूछे ये ध्यान रखिए, सबसे पहले कौन सा काल आता है? सबसे पहले आदिकाल, उसके बाद में पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उसके बाद में रीतिकाल, उसके बाद में ठीक है। चलो बस अब तुम लोग अपना निकालिए और रिवीजन करिए, ये कवि और रचनाएं भी याद